कि हम शुरू करने जा रहे हैं। ये है थर्ड सेट और 2024 का सेक्शन ए में है 20 क्वेश्चंस 1 मार्कर। और फर्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज विच ऑफ द सॉल्यूशंस। तो जो पहली इक्वेशन है वो है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 है, x का कोएफिशिएंट वो है 1, और b1 है, y का कोएफिशिएंट 2, और 6 c है कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन है -3x इज इक्वल टू 6y-1। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स टेक ऑल दीज टू द लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6y+1, और यहाँ पे a2 है -3, b2 है -6, और c2 है 1। ये c1 था। अब इनका इन कोएफिशिएंट्स का निकालते हैं रेशियो। तो a1/a2 है 1/-3 विच इज -1/3। b1/b2 है 2/-6 विच इज -1/3। c1/c2 जो है दिस इज c1/c2 विच इज 5/1। तो हमारे पास जो कंडीशन बनी है वो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू 5/1/c2, और ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। तो जब parallel line means we have no solution, so D is the correct answer for this, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो we won't get the coordinate, और ये है no solution। D is the correct option for this one। Let's move on to the next one, question number 2। ओके, हमें फाइंड आउट करनी है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, और कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी अगली में से पिछली टर्म को माइनस करके। तो मैं ले लेता हूँ a2 - a1। a2 है 1 - 4x/2x -1/2x, और एलसीएम है 2x। दिस इज 1 - 4x -1, दिस गेट्स कैंसिल, सो -4x/2x, x गेट्स कैंसिल, आंसर है -2। The common difference is -2, which means that B is the correct answer for this one. Okay, third question में पूछा है two dice are thrown together and the probability that they show different numbers is। तो total outcomes जो है two dice के थ्रो करने पे वो है 6² is equal to 36। 6 इज द आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड वन डाई। जितनी भी डाई आप थ्रू करोगे उसको पावर में डाल दो, टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। probability that show different numbers, or probability they show same numbers, वो ज़्यादा इजी है निकालना। और सेम नंबर्स मीन्स डबलेट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये है सेम नंबर्स, और ये है 6, तो ये आएगा 6/36। The probability that they show same numbers and show different numbers are complementary events. The probability that they show different numbers will be 1 minus is equal to 1 minus probability that they show the numbers, और वो है 1 - 1/6 which is equal to 5/6। So B is the correct option for this। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6, and not guessing the correct answer to this question is 2/3। So probability of first है guessing a correct answer, और आपको दिया है probability of not guessing correct answer। तो एक है आपका इवेंट, और दूसरा है नॉट ई, और हमें पता है ई प्लस नॉट ई होता है 1। सो इसका जो आंसर है इनको समअप करके आएगा 1। सो अब लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, वो है x/6। नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3, that is equal to 1।
LCM has 6. This is x plus 4 is equal to 1, which gives me x plus 4 is equal to 6, and x is equal to 6 minus 4 is equal to 2. So 2 means A is the correct option for this one. That is the value of x. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है a है 2 square into 3 raised power x, b है 2 square into 3 into 5, और c है 2 square into 3 into 7। इनका एलसीएम दे रखा है। अगर इन नंबर्स का हम एलसीएम यहाँ से फाइंड आउट करें फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये है कॉमन टर्म, और इसमें लेना है सबसे बड़ा हाईएस्ट, वो 2 स्क्वायर ही है। इनमें सबसे बड़ा ऑब्वियसली ये पावर जो है नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, तो 3 raised power x, और बाकी जो बच गए उनको एज इट इज लिखना है। ये है एलसीएम, लेकिन हमें एलसीएम दे रखा है 3780। तो एलसीएम ए बी सी का है 3780। 3780 जो है वो फैक्टराइज करके इसी फॉर्म में आएगा, तो 2 से फैक्टराइज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 2, and 8 are 16 and 9 0. So 2 9s are 18, 2 9s are 18, and sorry, 2 9s are 18. So 2 4s are 8, 5s are 10. So 3 3s are 9, 15. Then again 505. Then again 3 3s are 9, and 5s are 15, and 5 and 7. तो 370 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 square into 3 cube into 5 into 7। लेट्स इक्वेट दीज टू। तो दीज टू को इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये हमने निकाला है एलसीएम और ये लिया था एलसीएम। आपसे इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है इनके बेस और करस्पॉन्डिंग पावर्स भी इक्वल होंगी। सो 3x इज इक्वल टू 3 क्यूब, 3 raised power x हो जाएगा 3 क्यूब। इसका मतलब है x इज इक्वल टू है 3। तो वैल्यू ऑफ x एंड c 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, और हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 माइनस बी एक्स माइनस 9, ए है 2, बी है -3, सी है 9। Now a into c है 2 into 9, which is -18। 18 के दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो आए 18, और प्लस करें तो आए तो प्लस करें तो आएगी लीस्ट टर्म विच इज b। तो -6 into 3 is -18, and -6 plus 3 is -3, which is b। So let's split this term। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे -6x प्लस 3x -9। इन दो टर्म्स में कॉमन है 2x, 2x -3, और इन दो टर्म्स में कॉमन है 3x माइनस 3, और x माइनस 3 इज कॉमन विच गिव्स मी 2x प्लस 3। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे 0, तो x आएगा 3, और इधर आ गया x है -3/2। सो 3 and -3/2, 3 and -3/2, a is the correct option for this one। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है applications of trigonometry पे। इस पे दिया from a point of the ground which is 30 meter away from the foot of a vertical tower। So let's say this is a vertical tower, और यहाँ पे एक है point, और इसकी distance है foot of the tower से 30 meter। So this is 30 meter, and the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। ये 60 degree। तो इसके लिए ये है perpendicular, और ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट इन मीटर्स ऑफ द टावर, दैट इज पी। तो पी बाय पी हम लगाएंगे रेशियो विच इज tan। सो tan 60 is equal to perpendicular by base। tan 60 value is √3, p is not given, and 30। so क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे परपेंडिकुलर मिलेगा 330 √3 मीटर, और ये है हाइट of the tower, which is 30 to 3 meter। B is the correct option for this one।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है cos थीटा है √3/2, सब cos थीटा है √3/2, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ रिप्लेस करेंगे वो उस एंगल का cos जो √3, उसकी वैल्यू √3/2 होती है और वो होता है cos h। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट आपको दिया है साइन पाई है 1/2 और हमें पता है sin 30, तो इसकी जगह लिख लेंगे sin 30 क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है हाफ। तो पाई हो गया आपका 30 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है tan थीटा प्लस पाई। तो ये हो जाएगा tan, ये भी 30 है, दोनों की वैल्यू 30 है, 30 + 30 60 एंड tan 60 is √3। So √3 means A is the correct option here. Okay, next question में पूछा है दो maximum number of common tangents that can be drawn to two circles intersecting at 2 points कितनी हो सकती है? तो let's say these are two circles। हम मान लेते हैं ये है two circles और ये intersect कर रहे हैं 2 points। Okay, now maximum number of common tangents that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points। So two distinct points है A और B और हमें चाहिए मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स कितनी बना सकते हैं। तो एक कॉमन टेंजेंट बनेगी इधर, यहाँ पे, और दूसरी कॉमन टेंजेंट बनेगी इधर। तो ओके, लेट्स सी ये इसको यहाँ टच कर रही है। तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स यहाँ पे हैं दो, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है इन द गिवन फिगर PT is a tangent to the circle with center O, angle TPO है 35 डिग्री। We have to find the measure of angle X। तो यहाँ पे OT है परपेंडिकुलर टू TP, रीजन है radius is perpendicular to tangent at the point of contact। इसका मतलब ये एंगल है 90 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकालेंगे एंगल POT। तो एंगल POT आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 35। 180 माइनस 90 इज 90 एंड 90 माइनस 35 इज 55। तो 55 डिग्री है ये एंगल, एंगल TOP। और एंगल X और 55 डिग्री है 180 डिग्री। ये रीजन है लीनियर पेयर। तो इसका मतलब एंगल X है 180 माइनस 55 which is 5, 2 and 125 degree। So 125 degree means D is the correct option here। Okay, next question में पूछा है अगर quadratic diagonals they divide each other proportionally then it is a parallelogram or rectangle or square or trapezium। और हमने पढ़ा है ट्रेपीजियम के केस में, लेट्स से दिस इज ए ट्रेपीजियम और लेट्स से ये है इनकी डायगोनल। तो इस केस में ये है A B C and D। नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर क्योंकि ये दो लाइंस हैं पैरेलल, दीज आर द पैरेलल लाइंस। तो ये और ये इक्वल है ऑल्टरनेट नियर एंगल्स, ये दोनों भी इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्राइंगल ABO इज सिमिलर टू, आपको मिलेगा CDO। इसका मतलब है जो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। अब डायगोनल्स के बारे में पूछो तो डायगोनल्स का पार्ट है AO है प्रोपोर्शन में CO के और BO है प्रोपोर्शन OD के। तो ये रहता है ट्रेपीजियम में। सो D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है ट्राइंगल ABC में DE है पैरेलल टू BC और AD है 2 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर, BC is 7.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ DE। अब इस केस में DE है पैरेलल टू BC
तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई और कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी को। अब एंगल ए और एंगल ए तो इक्वल है क्योंकि ये है कॉमन। दूसरा, एंगल वन और एंगल टू इक्वल है क्योंकि ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड वी नो दैट इफ द लाइंस आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए डी ई है सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी को। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो ए डी प्रपोर्शन में है ए बी के, ए डी प्रपोर्शन में है ए बी के, और डी प्रपोर्शन में हो जाएगी बी सी के। डी इज इन प्रपोर्शन विद बी सी। अब ए डी है 2 और ए बी है 3 + 2 = 5। डी वी हैव टू फाइंड आउट, बी सी इज 7.5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी ई इज इक्वल टू आएगा 2 × 7.5 / 5। This is now 10, 15, 3, 2 gets cancelled और D equal आ गया 3 सेंटीमीटर के। So our correct option is B. D is 3 सेंटीमीटर। Okay, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है HCF of two numbers is 40 and LCM is 25, 215 into K. We have to find the value of K. Now हमें पता है for two numbers HCF into LCM is equal to their product. So this is the relation between two numbers and their HCF and LCM. Now HCF, दो numbers है 250 into 660. So HCF है 40, LCM है 252 into K, और product हो जाएगा 252 into 60, 600. We have to find the value of K. So let's find out K. ये शिफ्ट हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, 252 get divided 10. This is 4 1 that is 4 26, 4 6 are 24, 5 1 6 5 0. So value of A is 1650. 1650 means A is the correct option here. Question number 13. Okay, 14 पे पूछा है a pair of irrational numbers whose product is a rational. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करनी है इरेशनल नंबर्स। तो 16 तो इरेशनल नहीं है, सो ये ऑप्शन गई। √5 और √2 दोनों इरेशनल है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे आता है √10, और ये है इरेशनल, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। नाउ दिस √3 भी इरेशनल है, √27 भी इरेशनल है, तो √3 × √27 हो जाएगा √81। √81 हो जाएगा 9, जो कि है रैशनल। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी। So C is the correct option here. For question number 15, में पूछा है if a digit is chosen at random from the digits, तो ये total digits है 9। इसका मतलब आपके पास total जो outcomes है वो है 9। Now the probability that this digit is an odd prime number, तो odd जो prime number है, तो हमें चाहिए odd prime number। तो odd prime number, one is odd but it's not a prime, 2 is prime but not an odd, 3 and 5 and 7, these are odd prime. So probability of selecting odd prime number is 3/9, which is 1/3. 1/3 means A is the correct option. क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 50। 5 ऑब्जर्वेशंस है, मान लो x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और मीन निकालते हैं डिवाइड बाय 5, और वो दिया है 50। तो अगर मीन 5 है तो आपको इनका सम मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 हो जाएगा 15 × 5 इज इक्वल टू 75। नाउ फिर दिया है मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो पहली 3 ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब x1 x2 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 3, वो है 40। तो यहाँ से मिलेगा आपको पहली 3 ऑब्जर्वेशन का सम, विच इज 14 × 3
which is 42. Let this be equation 2, this be equation 1. और लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो है 70. लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशंस आर x3 प्लस x4 प्लस x5. ये भी तीन है तो इनका मीन दिया है 17. 17 मीन्स x3 प्लस x4 प्लस x5 हो गया 51. लेट दिस बी इक्वेशन 3. ये है लास्ट थ्री ऑब्जर्वेशंस का सम, ये है फर्स्ट थ्री का और ये है फर्स्ट फाइव का. अब आपको फाइंड आउट करना है थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमें निकालनी है. तो हम इसको पुट करते हैं, फर्स्ट सेकंड को पुट करते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है 40. तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ डाल दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 जो कि है 42. तो 42 प्लस x4 प्लस x5 आ गया 75. तो x4 प्लस x5 यानी कि फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का सम आ गया 75 माइनस 42 विच इज 33. अब लास्ट टू ऑब्जर्वेशन का सम यहाँ डाल देते हैं. यहाँ से आपको मिलेगा x3 प्लस x4 प्लस x5 है 33 इज इक्वल टू 51. थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 51 माइनस 33. 11 minus 3 is 8. 4 minus 3 is 1. So third observation है 18. So 18 means C is the correct option for you. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल. तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल का पेरीमीटर जिसका सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री और रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री. लेट्स से ये हमारा है सर्कल, ये है सेंटर एंड दीज बी द रेडियाई. तो ये है रेडियस और सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री. सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री. अब इसका जो पेरीमीटर है ऑफ सेक्टर का वो लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, और आउटर बाउंड्री है एक रेडियस, दूसरी रेडियस और इस आर्क की लेंथ. और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. आर प्लस आर हो गया 2 आर और ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. अब डालते हैं इनकी वैल्यूज. अब जो रेडियस है is 7. So this is 7 plus theta है 90 by 360. 2 into pi is 22 by 7. Radius is r. This gets cancelled. 4 2 2s are 4 and 11 and 7 2s are is 14. So 14 plus 11 is 525. So 25 means D is the correct option for this one, for question number 17. क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है O is the center of the circle, MN is the chord, ML is the tangent, M is the point of contact और ये एंगल है 970 डिग्री. मेजर ऑफ एंगल MON आपने लिखा. वी कैन फाइंड आउट दिस OMN. तो सबसे पहले ये जो एंगल है OMN ये है 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि रेडियस जो कि है OM वो होती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है M. तो अगर ये एंगल 90 है तो एंगल OMN हो जाएगा 90 माइनस 70 विच इज 20. तो दिस एंगल इज 20. नाउ OM इज इक्वल टू ON. OM और ON दोनों इक्वल है. रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो ऑपोजिट एंगल का मतलब ये एंगल भी, एंगल ONM भी 20 डिग्री है. तो एंगल OMN इज इक्वल टू एंगल ONM क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए 20 डिग्री. दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal.
आप लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा एंगल एम ओ एन, तो एंगल एम ओ एन हो जाएगा 180 माइनस 20 प्लस 20, so this is 180 minus 40 which is equal to 1 और 40 डिग्री, और हमने यहाँ यूज किए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ a triangle, so 140 degree means B is the correct answer for this one. Okay, next question है क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें दिया है the point which divides the line segment joining the points internally in the ratio 1:2 -1/3, 5/3, ये है assertion और ये है इसका रीजन, तो चेक करते हैं कि assertion ट्रू है। सो यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ए है 1,2 और बी है -1,1, और इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये है ए और ये है बी। इंटरनली इन द रेशियो लेट्स से पॉइंट है बी, और ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में, तो सेक्शन फॉर्मूला से इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x, y, तो सेक्शन फॉर्मूला बोलता है पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स x, y है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। लेट्स पुट इन द वैल्यूज और देखते हैं क्या ये कोऑर्डिनेट्स आते हैं या नहीं। m1 ये है m1, this is m1, this is m2, this is x1 y1 and this is x2 y2। ओके, कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, m1 है 1 इंटू x2 है -1, m2 है 2, x1 है 1 अपॉन m1 प्लस m2 is 3। नाउ m1 है 1, y2 है 1, m2 है 2 और y1 है 2 अपॉन 3, तो ये मिल गया -1 प्लस 2/3, दिस इज 1 प्लस 4/3 विच इज इक्वल टू 1/3, 5/3। सो 1/3, 5/3 आ रहा है, इसका मतलब ये है फॉल्स। और रीजन, रीजन तो ये है, हमने यही यूज किया है, तो इसका मतलब A is false, assertion A is false but reason R is true, so D is the correct answer for this। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल ही प्लेज, द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, रीजन है ये। तो एक है आपका इवेंट और दूसरा है नॉट ई, वेदर क्रिकेट मैच में बैट्समैन तो बाउंड्री हिट करेगा या नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट बैट्समैन हिट्स द बाउंड्री, और that will be 9 out of 45 times, so this is 1/5। Now he does not hit the boundary, so probability that batsman does not hit the boundary will be 1 minus probability of the batsman hits the boundary। तो अब निकालनी है आपको does not hit the बाउंड्री, वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट्समैन हिटिंग द बाउंड्री, और वो है 1/5। 1 minus 1/5 which is equal to 4/5, so that means this is true and this is the correct reason, correct explanation of A. So correct explanation of A means A is the correct answer for this one, so we will mark A option for this, for question number 20। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है सेक्शन बी में से, सेक्शन बी में है 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 21 है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैलेंस शफल डेक ऑफ 2 कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स है 52। You have to find the probability that it is a queen of hearts, so probability of queen of hearts, और हार्ट की क्वीन होती है एक, तो 1/52।
Now, probability that card is not a jack, और जैक होते हैं 4 और नॉन जैक कार्ड्स है 48, so 48 by 52, which gives me 24, 26 and 12 and 13, so this is 12 by 13. Queen of hearts की probability है 1 by 52 and probability of not or non-jack card is 12 by 30. So question number 22 का part A है. For two linear equations we have to find the value of x minus y. इसका मतलब हमें find out करने हैं x और y. So let's write down the equation. This is 2x plus y is equal to 13 and 4x minus y is equal to 17. इस equation को multiply करते हैं 4 से elimination method. तो ये हो जाएगा 8x plus 4y is equal to 52 and then 8x minus 2y is equal to 34. और इनको करते हैं subtract. So this gets cancelled. 4 plus 2 is 6y. 12 minus 4 is 8, 18, and y is equal to 3. y 3 है तो first equation में से आप निकाल लो x. So this is 13. 2x is equal to 10 और x हो गया 5. But we are not done yet क्योंकि हमें निकालना है x minus y. So x minus y is 5 minus 3 is equal to 2. Okay, moving on to the second part. Second part में दिया है sum of two numbers is 105 and the difference is 45. तो ये तो हम मानेंगे let greater जो नंबर है उसे मान लेते हैं x and smaller number मान लेते हैं y, small number y. Now according to the question there is sum. So x plus y is 105 and the difference. So x minus y is 45. Let's add these two equations. This gets cancelled. 2x is equal to 150 and x is equal to 75. And if we subtract these equations, we will get y. Subtract में करना क्या है? We have to change the sign. So this gets cancelled. This is 2y is equal to 60 and y is equal to 30. So the two numbers are 75 and 35. Right? The numbers are 75 and not 35, sorry, 75 by 30. Question number 23rd में दिया है, we have to find the relation between x and y so that point x, y is equidistant from A and B. तो हमें दिया है एक point है, this is question number 23rd part A, point है P, x, y और एक point है A और ये है 7,1 और दूसरा point है B 3,5 और इन दोनों से ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस A से है PA और इस पॉइंट की डिस्टेंस B से है PB और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल है. तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे तो PA आ जाएगा x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये है y. ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से PB आ जाएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 द होल स्क्वायर. अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बिना रूट के भी इक्वल है. वी कैन कैंसिल आउट द रूट. नाउ यूज द फॉर्मूला. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and minus 2ab will give me negative 6x plus a square plus b square minus 2ab. So we can cancel these out. Now we are left with uh,
49 plus 1 is 50, so negative 4x, negative 2y plus 50 is equal to, this is negative 6x, 9 plus 25 is 34, and negative ny. So this gives me negative 14x and negative 2y plus 50 plus 6x minus 34 plus 10y is equal to 0. So 14x plus 6x is negative 8x minus 2y plus 10y is 8y, and 50 minus 34 is 16 is equal to 0. Negative 8 is common, so x minus y. So this is x minus y minus 2 is equal to 0, which gives me x minus y minus 2 is equal to 0. So this gives me x minus y is equal to 2. This is the relation. तो इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है पॉइंट्स A or B lie on a circle with center minus 2 comma 3, and we have to find, okay, ये है क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी. इस क्वेश्चन में दिया है एक सर्कल है, उसके पॉइंट्स A और B, दे लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर O और AB है डायमीटर. तो लेट्स से दिस इज आवर सर्कल, ये सर्कल, और लेट O बी सेंटर, O मान लेते हैं इसका सेंटर. ओके, O है सेंटर ऑफ द सर्कल, AB है डायमीटर. लेट्स से AB इज द डायमीटर. A के कोऑर्डिनेट्स है -1y, B के कोऑर्डिनेट्स है 5 7, और O के कोऑर्डिनेट्स है 2 -3y. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ओके, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला. O है मिड पॉइंट AB का, क्योंकि AB है डायमीटर. सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे xy, x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2. तो जो A के कोऑर्डिनेट्स है ये है x1 y1, ये है x2 y2, और ये है x1. सो लेट्स पुट, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 -3y, x1 है -1, x2 है 5 by 2, y1 है y, y2 है 7 by 2. इनको इक्वेट करेंगे. लेट्स इक्वेट दिस. सो -3y इक्वल हो जाएगा y प्लस 7/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -6y इज इक्वल टू y प्लस 7, विच गिव्स मी -7y इज इक्वल टू 7, और y हो जाएगा -1. तो y की वैल्यू है -1. अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेडियस. द रेडियस है OB या OA. रेडियस इज OB, और OB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से. डिस्टेंस फार्मूला से अब y की वैल्यू है -1, तो O के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 3, और ये हो जाएगा 5, 7. तो 5 minus 2 the whole square, this is 5 minus 2 the whole square, plus now 7 minus 3 the whole square, which is 4. The 5 minus 2 is 3 the whole square, 9, 7 minus 4 the whole square, 16, which is under root 25. तो ये है 5 units. So radius है 5 units. Question number 24 में दिया है the given figure EA by EC is equal to EB by ED, and we have to prove that these two triangles are similar. तो ये हमें जो given है वो है EA by EC is equal to EB by ED.
अभी ई ए और ई बी एक ही ट्राइंगल में है, सॉरी ई ए बाई ई सी, सो दिस इज ई ए एंड दिस इज ई सी। फिर है ई बी और ई डी। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ई ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी डी। तो ई ए प्रोपोर्शन में है ई सी के और ई बी प्रोपोर्शन में है ई डी के। अब हमें सिर्फ इनका इंक्लूडेड एंगल चाहिए जो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ई ए बी एंड ट्राइंगल ई सी डी, ई ए बाई ई सी इज इक्वल टू ई बी बाई ई डी, क्योंकि ये है गिवन। और एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल सी ई डी के। ये सी ई डी के, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो therefore by we can say, oh not, it's not AA, it's SAS. SAS, similarity rule. Triangle EAB is similar to triangle ECD. ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 में वैल्यू करना है। वैल्यू cos 45 होता है 1/√2, sin 60 होता है √3/2, secant 30 is 2/√3 and cosecant 30 is 2. तो इसमें ले लेंगे एलसीएम। दिस इज 2√2 which gives me 2 plus this is √6. So 2√2 LCM 2 and sorry. So 2√2 LCM है 2√2 divided by √2 gives me 2. We have 2. 2√2 divided by 2 gives me √2. This is √6 upon we have √3. So this is 2 plus 2√3. Now this is 2 plus √6 upon 2√3 into √3 by 2 plus 2√3, which gives me 2√3 plus √18 upon 2 to the is 4√2 plus 2 to the is 4. This is 4√6. Now √18 I can write it as 9 into 2, or you have 4√2 plus 4√6. So this is 2√3. √9 is 3, so this becomes 3√2, और ये हो गया 4√2 plus 4√6. So this should be the answer. अब इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, सो आई विल जस्ट लीव इट हियर। अगर ये 2 मार्कर नहीं होता, 3 मार्कर होता, तो मैं इसको कंजुगेट से रैशनलाइज करता। इसको मैं फाइनली यहाँ पे छोड़ूंगा 2√3 plus 3√2. Now we have common here is we can take 4√2 common, which gives me 1. 4√2 common लेने पे यहाँ रह गया √3. So this is the answer. 2√3 plus 3√2, 4√2, 1 plus. Question number 26 में दिया है the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 7 terms is 28. 9 where to find the sum of 20 terms. इसे शुरू करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट ए। पहले दिया है सम ऑफ 7 टर्म्स है 49। तो एस ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन है 7, सो ये बन गया 7/2 2a प्लस n-1, n is 7, so 7 minus 1 is 6d is equal to 49. So 7 7 is 49, which gives me 2a plus 6d is equal to 14. अगर a कॉमन ले तो आएगा a plus 3d is equal to 7. ये है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आपको दिया है दैट ऑफ 17 टर्म्स का सम। सो एस ऑफ 17 है 289। एस ऑफ 17 टर्म्स है एस ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, n है 17, so n/2 into 2a plus n minus 1 है 16b
is equal to 49. 17, 17, 49. So 2a plus 16b is equal to 34. In common, a plus 2b is equal to 17. This is equal to the हमारे पास इक्वेशंस है a plus 3d is equal to 7 and a plus 8d is equal to 17. Now solving करने पे आपको होगा negative 5d which is equal to negative 10 which gives me d is equal to 3. और फर्स्ट इक्वेशन से हम निकालेंगे a from 1 a plus 3 into 2 d है 2 that is 7 तो a आ गया 1. अब आपको निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स तो फिर से एन एस ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला 20/2 into 2a plus 20 minus 1 is 19 into d. Let's put in the values. So a had 1, 19 into d had 2, so 10, 2 plus 38. हमें निकालना सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. So this is 10 into 2 plus 38 is 40. So sum of 20 terms है 400. Okay, previous अब बी पार्ट में दिया है रेशियो ऑफ टेंथ टर्म. तो टेंथ टर्म मीन्स ए 10 और 30th टर्म होती है ए 30. तो 1/3 ए 10 एन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. और टेंथ टर्म हो जाएगी ए प्लस 9d. 30th टर्म हो जाएगी ए प्लस 29d is equal to 1/3. Let's cross multiply this which gives me 3a plus 27d और होगा a plus 29d. 3a minus a is equal to 29d minus 27d. तो ये है 2a is equal to 2d which gives me a और d है equal. अब a और d है equal आगे बढ़ते हैं sum of first 6 terms. So sum of 6 terms है 42. Sum of 6 terms है 42. तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे 6/2 2a n है 6 तो 5d is equal to 42. This is 3 so 3 2 into a है a और d इक्वल है तो यहाँ डाल दिया मैंने d की जगह डाल दिया तो ये हो गया 42. So 2a plus 5a is 7a is equal to 42. This is 3 1s are 3, 3 4s are 12 and a is equal to 2 और d a और d दोनों इक्वल इन दोनों की वैल्यू 2 है. नेक्स्ट इस क्वेश्चन में यही पूछा था फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. So we have got the first term and the common difference of AP which are 2 each. Okay. Question number 27 में we have to find the zeros of the polynomial or polynomial x square minus 15. यहाँ पे a है 1, b है 0 क्योंकि x है नहीं और c है नेगेटिव. इसके इक्वेट करेंगे 0 तो हमें इसके मिलेंगे जीरोस which is 15. तो x हो जाएगा प्लस माइनस 15. तो x की दो वैल्यूज हैं एक है √15 और एक है नेगेटिव √15. एक को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरा है बीटा. अब हमें वेरीफाई करनी रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. ये है कोएफिशिएंट्स ये है जीरोस और पहला होता है पहली रिलेशनशिप है sum of zeros should be equal to minus b by a. ये है zeros negative 15 is equal to negative b. b है आपका 0 और a है लिमिट गया तो 0 is equal to 0. फर्स्ट लेक्चर इज वेरीफाइड. so नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c by a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा बीटा. तो अल्फा है √15 बीटा है नेगेटिव √15 c है नेगेटिव 15 और a है 1. This is negative 15 is equal to negative 15. The product of zeros है मुझे verify में sum of zeros verify हो गया. We can write hence relationship is verified. Okay.
और क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो इसके निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स। अगर मैंने x को जीरो पुट किया तो y आएगा वन, और y को जीरो पुट करो तो x आएगा नेगेटिव वन। अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं जीरो नेगेटिव वन और नेगेटिव वन जीरो के लिए, तो जीरो नेगेटिव वन, सॉरी जीरो वन। अब जीरो वन है वाई एक्सिस पे, दिस इज जीरो वन। फिर है नेगेटिव वन जीरो, ये है नेगेटिव वन जीरो, नेगेटिव वन जीरो इधर है, ये है नेगेटिव वन है जीरो। ओके, अब सॉरी, ये इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन का ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, x जीरो है तो y फाइव है, y जीरो है तो x फाइव है। इन को प्लॉट करेंगे जीरो फाइव फाइव जीरो, तो जीरो कॉमा फाइव है इधर, ये है फाइव कॉमा जीरो। ओके, तो x प्लस फाइव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव का ग्राफ है ये। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इधर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है टू कॉमा थ्री, ये है टू कॉमा थ्री। तो आपका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू टू एंड y इज इक्वल टू थ्री, ये है सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है वी हैव टू फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points है 5 comma 3 minus 1 comma 6 is divided by the y-axis। अब ये है क्वेश्चन नंबर 29, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5 कॉमा 3। तो ये हम ले लेते हैं 5 कॉमा 3, मान लो ये है ए कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट ले लेते हैं बी। बी है नेगेटिव वन कॉमा सिक्स। इन दोनों के जॉइन को, तो इन दोनों के जॉइन को वाई एक्सिस। अब जब मान लेते हैं ये है वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस इन्हें काटेगी तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जीरो कॉमा वाई, और हमें निकालना है रेशियो। तो हम ये वाई एक्सिस है, लेट दिस बी वाई एक्सिस, तो हम रेशियो मान लेते हैं k इज टू वन। तो लेट द क्वेश्चन में यही पूछा है, find the ratio in which the line segment joining the points is divided by y-axis. So let the required ratio be k is to 1। अब हम यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। सो सेक्शन फार्मूला से हमें मिलेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और ये हम let this be p, p is the point on p with the point on y-axis, so using section formula coordinates of p जो कि है 0 y, वो हो जाएंगे, फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, वैसे हम सेक्शन फार्मूला से जो मिलता है वो है x कॉमा वाई, ये है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, इधर है m1, सो दिस इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं x है जीरो जीरो कॉमा वाई m1 तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है m1, ये है m2, ये है x1, ये है y1, और ये है x2 y2। अब m1 है k, x2 है नेगेटिव वन m2, जो m2 है वो है वन, और x1 है फाइव।
अपॉन के प्लस वन कॉमा m1 है k, y2 है 6, m2 है 1, y1 है 3 अपॉन k प्लस वन। अगेन इनको अब इक्वेट करें तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू दिस इज नेगेटिव k प्लस 5 अपॉन k प्लस वन, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आपको मिलेगा 0. So this becomes 0. So negative k plus 5 is equal to 0, which gives me negative k is equal to negative 5. This gets cancelled, k is equal to 5. तो आपका जो required ratio है इस क्वेश्चन के लिए, so required ratio is 5:1. Okay, previous. अब पार्ट बी में दिया है P और Q दो पॉइंट्स हैं. वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q. तो ये ले लेते हैं हम पॉइंट P. Let this be point P and this be point Q. और इन दोनों के जॉइन को एक पॉइंट है R. Let this be R. और आपको दिया है PR जो है वो 2 टाइम्स QR है. तो PR बाय QR हो जाएगा 2/1, और ये रेशियो है 2:1. तो रेशियो हो गया 2:1. अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, 5, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2. So this is x1, y1 and this is x2, y2, और ये रेशियो है m1:m2. तो यहाँ पे फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें मिलेंगे r के कोऑर्डिनेट्स जो कि है x, y. तो हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला r के कोऑर्डिनेट्स x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. और r के कोऑर्डिनेट्स m1, m1 है 1, x2 है 3, m2 है 1, सॉरी m1 2 है, दिस इज 2, m1 है 1, x1 है -2, m1 प्लस m2 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, m1 है 2, y2 है 2, m2 है 1, y1 है 5 अपॉन 3. So the coordinates of R, simplify करने पे मिलेगा 6 minus 2/3. So this is 3, 2 plus 2 is 4 plus 5/3, which is equal to 4/3, 3. So these are the coordinates of R, 4/3, 3. Okay, question number 30 में प्रूव करना है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और हम कंसिडर करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड. So let's consider the left hand side, which is sine theta minus 2 sine cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. अब न्यूमरेटर में कॉमन है साइन थीटा, तो 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा रह गया कॉमन लेने के बाद, और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब यहाँ पे साइन या कॉस में से किसी एक को हम, इन दोनों को या तो साइन में लाएंगे या दोनों को कॉस में. तो साइन स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दो कॉस में, या कॉस स्क्वायर को साइन में. तो मैं कर रहा हूँ साइन स्क्वायर को, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1. तो विच गिव्स मी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे. तो साइन बाय कॉस हो जाएगा tan थीटा, दिस इज tan थीटा. नाउ दिस इज 1 minus 2, साइन की जगह आ जाएगा 1 minus cos square theta upon 2 cos square theta minus 1. और इस ब्रैकेट को ओपन करने पे आएगा 1 minus 2 into 1 2 plus 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1.
अब 2 cos square theta लिख लेते हैं पहले. 1 - 2 is -1 upon 2 cos square theta -1. This gets cancelled, which is equal to tan theta, and that is equal to RHS. And this proves our identity. Question number 30. Okay, question number 31 में दिया है we have to prove that the tangents drawn at the end points of a chord of a circle make equal angles with the chord. तो सबसे पहले लेते हैं सर्कल. Okay, let's say this is a circle and the tangents drawn at the end points of a chord. Let's say this is a chord और इसके end point पे यहाँ पे है tangents. Let this be the tangent. So the angles, ये है एक tangent, ये है दूसरी tangent. Okay. chord को ले लेते हैं AB, ये है P, Q, and let this be R and S. और let this be center of the circle और radii भी join कर लेते हैं, ये है OA और OB. Now आपको prove करना है, you have to prove that the tangents drawn at the end points of a circle make equal angles with the chord. ये है chord और ये है tangent और ये angle बना रही है एक ये BAQ. तो फर्स्ट आपको प्रूव करना है एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल दिस ABS. और दूसरा आपको प्रूव करना है एक और एंगल है ये PAB. सेकेंडली आपको प्रूव करना है एंगल PAB इक्वल टू प्रूव करना है ABR. ओके, इसके लिए मैं इसको रीनेम करता हूँ. ये ले लेते हैं एंगल 1, ये ले लेते हैं एंगल 2 और इसको ले लेते हैं 3 और ये लेते हैं एंगल 4. तो प्रूफ में सबसे पहले OA OB के इक्वल है. रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल. तो ये है इन ट्राइंगल AOB. ट्राइंगल AOB में OA OB के इक्वल है, तो OA के ऑपोजिट एंगल है 2 और OB के है 1. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा. इसका रीजन है दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. लेट दिस बी इक्वेशन 1. अब एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है क्योंकि ये दोनों हैं ईच 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि रेडियस OA है, रेडियस is perpendicular to tangent at the point of contact. ओके, लेट दिस बी इक्वेशन 2. अब 1 और 2 को ऐड करते हैं तो इक्वेशंस को ऐड करेंगे. LHS में LHS, एंगल 1 प्लस एंगल और RHS में एंगल 1 प्लस एंगल 3. 1 और 3 को प्लस करने पे आएगा एंगल PAB और 2 प्लस 4 को प्लस करने पे आएगा एंगल ABR. तो एक फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर दिया. सॉरी, सेकंड PAB और ABR. अब प्रूव करना है फर्स्ट वन. नाउ ये जो एंगल है PAB प्लस एंगल BAQ, ये है 180 डिग्री क्योंकि ये है लीनियर पेयर. लेट दिस बी इक्वेशन 3. सिमिलरली यहाँ पे ABR प्लस BAQ है. एंगल ABR और एंगल ABS इक्वल है क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर. तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 एंगल PAB प्लस एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल ABR प्लस एंगल ABS. अब PAB और ABR इक्वल है. सो PAB प्लस BAQ, ABR की जगह मैं लिख लेता हूँ एंगल PAB. ये दोनों इक्वल है ABS. We can cancel them out.
तो आ गया एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी एस, ये भी हमने प्रूव कर दिया। दोनों जो थे वो प्रूव हो गए, बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल, और ये दोनों। So that means that the tangents drawn at the endpoints of a chord of a circle make equal angles with the chord. Okay, next question है कुछ सेक्शन डी का 32nd, और इसमें है दो पार्ट्स ए एंड बी, और इस सेक्शन में है 4 questions of 5 marks each. Let's begin with the first one. और फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन ए फ्लाइट ऑफ 200 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट was slowed down due to bad weather, और उसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस होगी 100 किलोमीटर पर आवर से। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो 30 मिनट बढ़ गया। हमें निकालनी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। सो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट निकालने के लिए हमें चाहिए पहले उसकी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32 पार्ट ए, और हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी एक्स किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस इसने ट्रेवल की 2800। तो डिस्टेंस जो है वो है 2800 किलोमीटर। तो ओरिजिनली इसने टाइम लिया, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड 2800 बाय एक्स, और टाइम है आवर्स में। अब आगे दिया है एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू एवरेज स्पीड व्हेन रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, इसमें 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, लेकिन जिस डिस्टेंस है वो आपकी 2800 किलोमीटर ही रही। तो अब इसके लिए जो टाइम है वो हो जाएगा डिस्टेंस, original distance by new speed, and this is also in hours. But according to question, अब जब स्पीड कम हुई तो ये टाइम जो है इस टाइम से बड़ा है, दिस टाइम इज ग्रेटर देन दिस टाइम। सो दैट मीन, और क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस जो पड़ा वो 30 मिनट्स का पड़ा। तो दिस इज 2800 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस 2800 अपॉन एक्स। तो दोनों टाइम में डिफरेंस है 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स क्योंकि हम ले रहे हैं आवर्स में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में, ये हो जाएगा 1/2। Now let's take LCM, x minus 100 into x, which gives me 28x, minus ये हो जाएगा 2800 into x minus 100 is equal to 1/2। Now let's try to simplify this। ये हो गया 2800, 2800 is equal to, so this has to be multiplied with 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x square minus 100x। Now this gets cancelled, so 28 into 2 is 56 with 4 zeros, so x square minus 100x, और ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, या आप फैक्टराइजेशन मेथड से या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो। तो मैं यूज कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे a इंटू सी करने पे आया 1 इंटू माइनस 56 विद 4 zeros, दैट इज माइनस 56, और इसके दो फैक्टर्स हैं, 7 8 जार इज 56, सो 700 इंटू 800। क्योंकि बीच में चाहिए आपको नेगेटिव साइन, सो लेट्स साइन नेगेटिव टू द बिगर नंबर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x minus 5,60,000 is equal to 0. Now for these two terms, common is x minus 8, and here common is 700, so this is x minus 8 800, which gives me two factors, x minus 800 and x plus 700 is equal to 0. Now either x minus 800 is 0, or either x plus 700 is 0. So this is x is equal to 800, which gives me x is equal to negative 700, which is not acceptable or rejected. Now speed is 800
kilometer per hour. Let's read out the question once again. Find the ordinal duration of light. आपसे पूछी है duration. So distance जो थी वो थी 2800. So this is 2800 kilometer. And the time is equal to distance by speed. So this gets cancelled. 28 by 8, which is 14 by 4, and 7 by 2, that is 3.5 hours. Was the ordinal time of light. ओके, अब रीड आउट करते हैं इसी का पार्ट बी. पार्ट बी में दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ a fraction is 1 more than twice the numerator. So let the numerator be x. अब कैसे पता चलता है किसको x मानना है किसको नहीं? इस सेंटेंस में न्यूमरेटर को बाद में बोला गया है, तो न्यूमरेटर को हम x मान लेंगे और डिनोमिनेटर जो है वो हो जाएगा वन मोर मीन्स वन प्लस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, और ये है. तो इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, नाउ अब जो फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर विच इज x ऑन 1 प्लस 2x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चलते हैं तो दिया है सम ऑफ द फ्रैक्शन x अपॉन 1 प्लस 2x और उसका रेसिप्रोकल 1 प्लस 2x बाय x हो जाता है 216 बाय 21. So ये है मिक्स फ्रैक्शन. 21 into 2 is 42 and 42 plus 16 is 58. So this is 58 by 21. And now let's take LCM here. So this is 1 plus 2x into x. ये हो गया x square. 1 plus 2x the whole square, which is equal to 58 by 21. Now let's open this up. So x square plus this is identity a plus b the square whole square. So a square plus b square plus 2ab upon this is x square, sorry x. This is x plus 2x square is equal to 58 by 21. Now this becomes x square plus, sorry, 5x square. X square plus 4x square is 5x square plus 4x plus 1, and let's multiply this with 21. Now this is equal to 58 into x plus 2x square. Okay, 21 into 5 is 105x square plus 484x plus 21 is equal to 58x plus 8 to the 16, to 5 the 10, 11. Let's shift them all to the right hand side. तो ये हो जाएगा 116x square minus 105x square plus 58x minus 84x minus 21 is equal to 0. So quadratic equation is 6 minus 5 is 1. This is 1. So 11x square negative. 14 minus 8 is 6. And 7 minus 4 is 2. Minus 21 is equal to 0. So 11x square minus 26x minus 21. And let's solve this using factorization method. A है 11, B है negative 26, C है negative 21. A into C is 11 into negative 21. So 11 into 21 gives me 231. So this is negative 231. और 231 के दो फैक्टर्स, 231 के दो फैक्टर, 3 sevens are 21, 7s are 21, 7 and 11. तो इसके दो फैक्टर्स हैं आपके पास. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए आपको 231 और सम चाहिए negative 26. So this is 7 threes are is 21. That's 3 into 11 is 33 and 7. So 33 into 7. अब बीच वाली टर्म को चाहिए नेगेटिव. सो लेट्स असाइन द नेगेटिव टू द ग्रेटर नंबर. सो ये हो जाएगा negative 231 इनका प्रोडक्ट
और 33 + 7 होते हैं -26। सो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसकी जगह डालेंगे 33x + 7x -21 is equal to 0. Now common for these two is 11x, x minus 3, and for these two terms common is 7, so x minus 3 is equal to 0. X minus 3 is common, this is 11x plus 7 is equal to 0, so either x minus 3 is equal to 0 or x 11x plus 7 is equal to 0. Now x is equal to 3 और यहाँ x की वैल्यू है -7/11. Now the fraction cannot be negative. Okay, तो आपका जो न्यूमरेटर है वो है 3 और डिनोमिनेटर है 1 + 2x. So 1 + 2x into 3, so 1 + 6 is equal to 7. और अब क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप दोबारा पढ़ें और इसमें चेक करें आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है फ्रैक्शन, सो हमें इसे यहाँ नहीं छोड़ना है, हमें लिखना है फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन है 3/7, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 और इसमें दिया है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेट मींस वी हैव टू राइट द डेफिनेशन, so let me write down the definition and then we'll go ahead with the proof. So PPT theorem बोलती है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle intersects the other two sides in distinct points, then the sides are divided in the same ratio. ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना है तो एक ले लेते हैं ट्राइंगल और इसमें ले लेते हैं ये साइड, ये है ट्राइंगल ABC। तो ये DE जो है आपको गिवन है कि DE पैरेलल है BC के एक साइड के, और बाकी दो साइड्स को काटी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में D और E पे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा AD/DB। तो दो साइड्स को सेम प्रपोर्शन में इंटरसेक्ट करेगी, AD/DE, DB शुड बी इक्वल टू AE/EC। ये आपको प्रूव करना है। तो ये स्टेटमेंट और ये प्रूव करना है, इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ बनाएंगे DM और EN पैरेलल बनाएंगे AB और AC को। तो ये है परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर। सो इसे नेम देते हैं, let this be DM and let this be EN. So I have drawn, so draw EN perpendicular to AB and DM perpendicular to AC, और ज्वाइन कर लेते हैं D to C and B to E। इनको आपने ज्वाइन कर लिया। ओके, अब प्रूफ। प्रूफ में हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बेस कंसिडर करें ADE का AD, तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग हाइट है वो है EN। इसी तरह BD का बेस कंसिडर करें BD, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो हाइट है वो, अगर ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो कि BD है, तो इसकी हाइट जो है वो बाहर है इधर। सो इसकी हाइट इधर है EN। So this is EN, half gets cancelled. So this is AD by BD. Let this be equation 1.
इसी को दोबारा कंसिडर करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई की जगह अब लेते हैं डी ई सी। और अब ए डी का बेस हम कंसिडर करेंगे ए ई, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट है ए ई को वो है डी एम। ये आ जाएगा हाफ इंटू बी डी। अब डी ई सी की अब बेस हम कंसिडर करेंगे ई सी, और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसकी हाइट है इधर बाहर इस तरह ये, तो ये है डी एम, ये भी डी एम है। Now this gets cancelled and we have almost got the result। हमारा रिजल्ट आ गया होता अगर ये LHS और LHS इक्वल होते। अब यहाँ है ट्राइंगल BD और ट्राइंगल DEC का डिफरेंस, और ये भी इक्वल है क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है जो बोलती है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between between same parallels are equal in area। तो ये है वो ट्राइंगल्स, these are the triangles that are on the same base। ये है वो ट्राइंगल्स, ये एक, ये ट्राइंगल्स है बी डी ई, और ट्राइंगल है डी ई सी। ये है सेम बेस डी पे, और सेम पैरेलल्स डी और बी सी के बीच में, ये है पैरेलल्स, तो इनका एरिया इक्वल है। तो ये मान लेते हैं 3। इसका मतलब है डी ई सी की जगह मैं डाल सकता हूँ बी डी ई, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। Instead of doing that, I can simply go ahead and write from 1, 2 and 3। 1, 2 और 3 से मिलेगा AD by DB is equal to AE by EC, which proves the BPT theorem। So AD by DB is equal to AE by AC। Okay, next question में दिया है from a point on the ground the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree। तो इसका बना लेते हैं हम एक sketch। So let this be the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। तो ये लेते हैं टावर, और टावर है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, ये है बिल्डिंग। Let AB be the height of tower and BC be the height of the building which is 20 meter। Okay, अब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ इट। तो ये है टॉप और ये है बॉटम ट्रांसमिशन टावर का। तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से है, तो जब बड़ा वाला एंगल है वो होगा टॉप के साथ, और जो छोटा वाला एंगल है वो होगा बॉटम के साथ। तो बड़ा एंगल है 60 डिग्री, सो दिस इज 60 degree and the smaller one is 45 degree। Let this be point D on the ground। We have to find the height of the tower, so height of the tower means we have to find AB। So यहाँ लिख लेते हैं let AB be the height of the tower, और BC is equal to 20 मीटर लेते हैं height of the building। अब आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स कंसिडर करने हैं, और हम लेंगे सबसे पहले छोटा वाला। तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है BDC। इसमें लगाएंगे tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा BC बाय DC। tan 45 होता है 1, BC है 20, दिस विल गिव अस DC, और DC भी हो गया 20 मीटर। नाउ दिस DC इज आल्सो 20 मीटर। अब लेते हैं बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। सो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ACB। ACB, और इसमें भी हम tan रेशियो यूज करेंगे। tan 60 वो हो जाएगा AC बाय DC। tan 60 होता है √3। AC कैन फर्दर बी ब्रोकन इनटू AB प्लस BC। सो ये आ जाएगा AB प्लस BC, और नीचे है DC जो कि है 20। तो √3 इज इक्वल टू AB आपको फाइंड आउट करना है, BC भी 20 है।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20√3 और लेट मी राइट दिस एज, इसको निकालना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इज इक्वल टू 20√3। तो ए बी हो जाएगा 20√3 माइनस 20। अब इन दोनों में कॉमन है 20, तो ए बी हो जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर। अब क्वेश्चन में दिया है, √3 की वैल्यू नहीं दी है तो वी विल लीव इट एज इट इज। सो ये है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और इसका है ए पार्ट, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट of height 200 centimeter and base diameter 28। so इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट ए। सबसे पहले आपके पास है एक सिलेंडर और इसकी सिलेंडर की हाइट है 200 सेंटीमीटर। सो दिस इज 200 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है बेस का वो है 28 सेंटीमीटर। तो ये है सिलेंडर। सो दिस इज 28 सेंटीमीटर। सो ये इसकी हाइट मान लेते हैं h1 200 सेंटीमीटर और डायमीटर है d1 28। सो रेडियस r1 मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। ओके, आगे दिया है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर। इसके ऊपर है एक और सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 50 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं h2 और इसको मान लेते हैं r2। अब आपसे पूछा है मास ऑफ द पोल, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास है 8 ग्राम। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ पोल। इस पूरे पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ पोल वो आएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स, सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। अब जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर, मैंने इनकी रेडियस दी थी r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर, इनमें कॉमन है पाई और r1 है आपका ये वाला सिलेंडर, r1 है 14। So this is 14 square, height है 200 and R2 is 7. So this is 7 square, height है 50. So this is pi and 14 square is 196 into 200. 7 square is 49 into 50. Pi, let's take it as 22 by 7. Question में नहीं दिया है, let's take it as 22 by 7. So 6 2s are 12, 9 2s are 18, 19, 3 9 2 0 0 plus 9 5s are 45, 5 4s are 20, 24. Okay, this is now 22 by 7, 0, 5 and 4, 2, 6 and 9 and 2, 11 and 4. So this is 7 5s are 35, 7 35 by 66 and 7 9s are 63, 35, 7 5 35, 0. Now 22 into 5950. 5950 into 22 is 13900.
So 13900 centimeter cube is the volume. Okay, now it's given that mass of 1 centimeter cube is 8 gram. We have to find the mass of, so mass of pool will be 130900 into 8 gram, which is 9 8s are is 72, it is a 24, and 10 gram, which is equal to 147.2 kg. So 1047.2 kg is the mass of the pool. ओके, अब है इसका पार्ट बी। पार्ट बी में दिया है मेडिसिन कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू वन एंड्स, दो हेमिस्फेयर्स हैं इसके दो एंड्स पे, और पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm मिलीमीटर, डायमीटर है 4 mm। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड आल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो पहले निकाल लेते हैं, ये डायमीटर है 4 mm, मतलब इसकी रेडियस है 2 mm। तो रेडियस इधर को भी रेडियस है 2 mm, तो ये भी आपकी 2 mm की रेडियस है इधर का। तो लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन आ जाएगी 14 माइनस टू ऑन बोथ द एंड्स, which will be 10 mm. Okay, अब we are ready to find its surface area. तो surface area of कैप्सूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ hemispherical ends plus curved surface area of cylindrical portion। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस सिलिंड्रिकल पोर्शन है 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, where 2 pi r is common, we are left with 2r and h। ओके, अब वैल्यू डालते हैं 22/7, radius is 2, so 2 into 2 plus height is 10, height is of the cylindrical portion। तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ओके, लेट्स फाइंड आउट द सरफेस एरिया नाउ। तो ये हो गया 2 into 22/7 into 2, 2 into 2 is 4 plus 10 is 14, so 7 2 that is 14, so this is 22 into 8 and 176 millimeter square should be the curved surface area। अब आगे इसमें पूछा है also find its volume, तो इसका वॉल्यूम भी दो हेमिस्फेरिकल एंड्स का वॉल्यूम 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ hemispherical ends plus volume of cylindrical portion। अब हेमिस्फेरिकल एंड्स का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलिंड्रिकल पोर्शन का है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, और इनमें कॉमन है पाई आर स्क्वायर, तो वी आर लेफ्ट विद 4/3 नॉट पाई बट आर प्लस एच। ओके, ये है 22/7, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 4, क्योंकि डायमीटर है 4 तो रेडियस 2, 2 स्क्वायर, 4/3 into 2, height is 10, which gives me 22/7 into 4, this is 8/3 plus 10, so 22/7 into 4 into 8/3 plus 10 is LCM is 3, 30, 38/3. So this is 38/3. Now 7 3 is 21. Let's multiply. को मल्टीप्लाई करेंगे 22 into 4 into 38 हो जाएगा 3344।
तो ये है 3344 which when divided by 21, so divided by 21 should give me 159.24. so ये है 159.24 मिलीमीटर क्यूब है इसका वॉल्यूम। ओके, हमने कर लिया है दोनों पार्ट सॉल्व। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच, और आपके पास है टोटल 3 सेक्शन ई में। और यहाँ पे दिया है स्टेबल ओनर हैज 4 हॉर्सेस, और ये है स्टेबल, और ये यूजुअली टाई करता है सभी हॉर्सेस को 7 मीटर लॉन्ग रोप से। 7 मीटर लॉन्ग रोप टू पेग्स, यहाँ खूंटे से इसने 7 मीटर लॉन्ग रोप से इन सबको बांध रखा है। और ये जो है स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है जिसकी लेंथ है 20 मीटर। तो ये 20 मीटर की इसकी सॉरी साइड है, स्क्वायर शेप्ड है। और ये सभी ग्रेज कर रहे हैं, बट टाइंग विद रोप समटाइम रिजल्ट्स इन इंजुरीज टू हिज हॉर्सेस, सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड फेंस। तो उसने इन ये बना ली फेंसेस ताकि हॉर्स जो है वो इतने एरिया में ग्रेज कर सके विदाउट द रोप। और हमें फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्लास ग्रास फील्ड। तो ये तो इजी है, फर्स्ट वन वी हैव टू फाइंड द एरिया। ये है क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट 1। और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसकी साइड है 20, so 20 into 20 is 400 meter square, which is 20 square, that is equal to 400 meter square. Okay, अब पढ़ते हैं second part. Find the area of the total field in which these horses can graze. तो यहाँ पे है हमारे पास 4 sectors, या हम बोल सकते हैं क्वाड्रेंट, क्योंकि इनके सभी सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। तो area of total field that horses can graze. तो एक हॉर्स ग्रेज करेगा 90/360 इंटू पाई, और रोप है 7 स्क्वायर R² ये, और हमारे पास है 4 हॉर्सेस, तो ये हो गया 4 4 and 4 गेट्स कैंसिल्ड, 1 दिस गेट्स कैंसिल्ड, सो एक हॉर्स ग्रेज करेगा 154 मीटर स्क्वायर का एरिया। ओके, अब है इसका और पार्ट भी कर लेते हैं। अगर लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज फ्रॉम 7 to 10, अगर 7 से 10 लेंथ कर दी जाए तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स कितना होगा, पाई 3.14 लेना है। इसमें इंक्रीज इन एरिया नहीं पूछा है, इसने पूछा है अगर, तो ये है और पार्ट इससे के लिए सिर्फ रस्सी को बढ़ा दिया है। तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स कितना होएगा, आपको 10 डालना है बस। रेडियस एरिया ग्रेज्ड बाय 1 हॉर्स, फिर से सेंट्रल एंगल उतना ही है, इनटू यहाँ लेना है 3.14। और अब है आपकी रेडियस, लेंथ ऑफ द रोप इज 10, so this is 4, and 1/4 into 3.14 into 100, which is equal to 314/4, which is a 4 7s are 28, 34, 4 8s are is 32, 78.25. So this is 78 point, uh, it is 78.5, so 78.5 meter square. Okay, next दिया है what is the area of the field that is left ungrazed if the length of the rope of each horse is 7 centimeter. Actually ये होनी चाहिए 7 मीटर, यहाँ से थोड़ा इसको मीटर में ले लेते हैं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर रस्सी तो इट्स नॉट इनफ फॉर द हॉर्स।
So this is typing error, you can say, और हम निकालेंगे एरिया लेफ्ट अनग्रेज्ड बाय हॉर्स. So what is the area of the field that is left enclosed? So यहाँ मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ फील्ड लेफ्ट अनग्रेज्ड. और रोड की लेंथ है 7 मीटर ही रखनी. टोटल एरिया है 400. हॉर्सेस ने ग्रेज कर लिया 154. So 154, which gives me 10 minus 4 is 6. 4. This is 246 meter square. Okay. So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36. So let's move on to question number 37. Okay, next question है once again case study based question. और इसमें दिया है वोकेशनल ट्रेनिंग कॉम्प्लीमेंट्स ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में बताया है. इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल स्किल्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. तो ये है उसके बारे में इंफॉर्मेशन. एज इन ईयर्स दी गई है और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं. और यहाँ से आपको आंसर करने हैं ये क्वेश्चंस. व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ये एक्चुअली डिसकंटिन्यूस डेटा है. तो डिसकंटिन्यूस डेटा को कंटिन्यूस में आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो इट्स बेटर यू कन्वर्ट इट. और हमारे पास जो डेटा है और डिसकंटिन्यूस डेटा कंटिन्यूस करना है, आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है जो लोअर लिमिट है. ये आपका क्लास इंटरवल है. तो लोअर लिमिट में आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस करोगे 0.5 सभी के लिए. तो आपको मिल जाएगा कंटिन्यूस डेटा. तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये है एज इन ईयर्स. सो लेट मी रीराइट दिस विद इन कंटिन्यूस फॉर्म. सो एज इन ईयर्स और उसके बाद सॉरी उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो कि बन जाएगी फ्रीक्वेंसी. सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ये है फ्रीक्वेंसी. तो क्लास इंटरवल्स जो है फर्स्ट में 15 में माइनस करेंगे 0.5 तो बन जाएगा 14.5. और 19 में ऐड करेंगे 0.5 तो बन जाएगा 19.5. इसी तरह प्लस माइनस करते जाएंगे. लोअर लिमिट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है. तो ये डेटा हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास इंटरवल हो जाएगा 19.5 से 24.5. फिर हो जाएगा 24.5 से 29.5. नेक्स्ट इज 29.5 टू 34.5. और 34.5 से 39.5. और फिर है 39.5 से 44.5. फिर 44.5 से 49.5. एंड लास्ट इज 49.5 टू 54.5. और उनकी फ्रीक्वेंसीज को हम एज इट इज लिख लेंगे. तो ये होगा डेटा चेंज कंटिन्यूस में. Now the frequencies were given as पहले है 62, फिर है 31, 32, 96. This is 96. Then it is 37, फिर है 13, फिर है 11, 10 and 4. Okay. Now let's read out the question. What is the lower limit of the model class? तो model class है class with the highest frequency और highest frequency है 132.
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 132, तो ये है मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की पूछी है लोअर लिमिट। तो फर्स्ट का जो आंसर है, इसकी लोअर लिमिट है 19.5। सेकेंड, वर्ड फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द अबव डेटा। मीडियन क्लास ऑफ द अबव डेटा के लिए आपको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। Okay, let's find out the cumulative frequency. Let me erase this. Cumulative frequency के लिए हम 62 कैसे लिखेंगे? 62 plus 132 is 194 and 96 is 6, 4, 10, 9, 9, 18, 19, 290 and 37 is 9, 3, 12, 327. So 327 and then 340 and then 351, then 361 and then 365. This is n. Now let's calculate n by 2. So n by 2 is 360 by 5 by 2, which is 182.5. 182.5 और 182.5 आपको मिलेगा 62 के बाद इधर। तो ये है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है 19.5 से 24.5। ओके, आगे चलते हैं। सो फर्स्ट इज डन, सेकंड इज डन। नाउ और you have to find the number of participants of age less than 50 years. So less than 50 years. अब less than 50 years ये है 50 से कम सारे, less than 50 years ये सारे। तो 62 plus, तो the B का जो आंसर है, this is और पार्ट, और B का जो आंसर है वो है 62 plus, let's add all these 62, so less than 50, so less than 50 है ये सारे। 62 plus 132 plus 96, so 62 plus 132 plus 96 plus 37 plus 13 plus 11 plus 10, और इन सबको ऐड करने पे आपको मिलेगा 361। लेकिन नेक्स्ट है एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। और एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड होती है 3 median is equal to mode plus 2 mean. This is the empirical relation between mean, median and mode. Question number 38 में दिया है teaching mathematics through activities is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. और keeping this in mind, Miss Mukta ने plan किया है prime number game for class 5 students, और she announces the number 2, और फर्स्ट स्टूडेंट को बोला इसे मल्टीप्लाई करना है प्राइम नंबर से। फिर वो पास करेगा सेकंड स्टूडेंट को, वो उसको मल्टीप्लाई करेगा अगेन प्राइम नंबर से। फिर पास करेगा थर्ड स्टूडेंट को, फिर अगेन मल्टीप्लाई करेगा एक और प्राइम नंबर से, और लास्ट स्टूडेंट के पास आया ये नंबर। तो व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स? सो लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे लास्ट वाले स्टूडेंट का प्राइम नंबर। ये है क्वेश्चन नंबर 38 और 173250, ये था 173250। सो पहला प्राइम नंबर है 2, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 6 are 12, 2 5। सो ये जाएगा, so this is 2, 8 are 16, 6 are 12, 6 are 12, 25, 8 है 14, 6 20 और 7 27, 20 आ जाएगा, 3 2 are 6 and 26, 3 8s are is 24, 3 8s are 24, 7 are 21 and 5।
आठ नौ दस, 18 7 25 5 30, 3 9 27, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, 9 6 15, 5 20 और 22, 5 से 5 1 5, 5 9 45, 2 10 5, now 5, 3 that is 15, 8 that 45, 5 7 that is 35, and 5 7 that is 35, now 7 into 11. तो ये है 173250 हो गया 2 into 3 square into 5 cube into 7 into 11, ये हो गया फैक्टराइज। अब पढ़ते हैं what is the least prime number used by the student, so least prime number used by the student। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका आंसर होगा लीस्ट प्राइम नंबर 2, लेकिन ये स्टूडेंट्स ने यूज नहीं किया, ये टीचर ने यूज किया है। सो लीस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट इज 3, क्योंकि टीचर ने ये अनाउंस किया था, तो लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स पूछा है और वो है 3। सेकेंड, आपसे पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो जितने ने मल्टीप्लाई किया, द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर, यहाँ से प्लस करेंगे इधर से, विच इज, क्योंकि ये दिया था टीचर ने, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class is equal to 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 1, which is 3 4 5 6 7 8, 3, so 5 cube into 3 square, 3 4 5, ओके मुझे ये नहीं लेना है, सॉरी। हम शुरू करेंगे यहाँ से 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 4 5 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट, so highest prime number used by student is 11। ओके नेक्स्ट, ये था बी पार्ट, ये था सेकंड का ए और ये था बी। अब है थर्ड। थर्ड में पूछा है विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, तो मैक्सिमम टाइम्स यूज हुआ है 5, और वो यूज हुआ है 3 बार। और प्राइम नंबर यूज मैक्सिमम टाइम्स इज 5, सॉरी। So this finishes our set 30 31। Thank you for watching.